हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा। आप मेरे बारे में यहाँ देख सकते हैं। मैंने M.sc फिजिक्स IIT कानपुर से किया है। CSR नेट में मेरी 59 रैंक है और ये 2018 में आई थी। जैम में मेरी 162 रैंक है और ये 2015 में आई थी। गेट और BARC दोनों एग्जाम ने 2018 में क्लियर किए। आई होप आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आएंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बनानी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू। आज मैं आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताऊंगी CSR नेट की 6 महीने की। आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आपको उसका सिलेबस देखना है। सिलेबस एक तो बाय हार्ट याद होना चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए। ओके, यदि आपको बाय हार्ट याद नहीं रखना है तो प्रिंट आउट निकालो PDF का और उसे टेबल या वॉल पे चिपका दो। फर्स्ट थिंग जो सबसे पहले करनी है। सेकेंड चीज़, आपको इंपॉर्टेंट बुक्स को शॉर्टलिस्ट करना है, क्योंकि हमें बुक्स को मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ एक बुक रखनी है, उसको बार बार रिवाइज करना है। जैसे कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, आपको बार बार बुक्स देखनी ना पड़े कि कौन सी बुक से किया है, कौन सी बुक से नहीं किया है। एक बुक रखो और उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। सेकंड मैं आपको बताऊंगी एग्ज़ाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम। इससे क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, कौन सा सेक्शन स्कोरिंग है। सेकंड चीज़ जो पता चलेगी आपको वो होगा कि आपका कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग है। उससे क्या होगा, आप 6 महीने के लिए आप अपना टाइम टेबल जो बनाओगे वो उसके अकॉर्डिंग बनाओगे। ओके, एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम जानना किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड चीज़ जो है वो मैं आपको बताऊंगी उसका कैसे इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, वैसे ये मेरे जो 5 इंपॉर्टेंट टिप्स जो होगी वो इन जनरल होगी, बट आप क्या कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट टिप्स को CSR नेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फोर्थ चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी कि नोट्स कैसे बनाने हैं। नोट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एंड ऑफ द डे आपको उनको रिवाइज करना है जो भी आपने 6 महीने में प्रिपेयर किया है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मेरे डेमो नोट्स देख सकते हो कि नोट्स बनाने कैसे हैं। उसके लिए आप मेरे डेमो नोट्स देख लीजिएगा कि कैसे कैसे नोट्स बनाते हैं, या उसको फटाफट से रिवाइज करना है तो कैसे करना है। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगी मैं CSR नेट से रिलेटेड। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमें CSR नेट के लिए प्रिपरेशन करनी है। सो हम पार्ट A देखते हैं क्या है, रीजनिंग और एप्टीट्यूड है। ये सभी सब्जेक्ट के लिए सेम होगा, जैसे कि लाइफ साइंस हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, उसके लिए पार्ट A तो सेम रहेगा। पार्ट B और पार्ट C इन सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग होंगे। सो आप क्या कर सकते हैं, CSR नेट की साइट पर जाकर अपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड PDF को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ मैंने फिजिक्स से रिलेटेड बताया है, उसकी भी मैंने सब टॉपिक्स नहीं लिखे हैं, ये सिर्फ टॉपिक्स हैं, तो आप सब टॉपिक्स के लिए CSR नेट की साइट पर जा सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ बुक्स से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन दी है, बट इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी आपने BSc और MSc में फिजिक्स में बुक्स पढ़ी हैं आपको वो ही पढ़नी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती आप अपनी बुक्स को और मल्टीप्लाई करो। यदि आपने अपनी बुक्स को शॉर्टलिस्ट नहीं किया है तो आप ये मेरी बुक्स को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको अपनी ही बुक को रेफ़र करना चाहिए। ओके, सो ये पार्ट B जो है ये कोर होता है, ये BSc लेवल का होता है। इसके जो सब टॉपिक्स हैं वो भी BSc लेवल के होते हैं, लेकिन जो पार्ट C होता है इसमें ये जो टॉपिक्स होते हैं वो एडवांस होते हैं। BSc और MSc दोनों लेवल के होते हैं, और इसके जो सब टॉपिक्स हैं आपको देखेंगे कि वो भी थोड़े एडवांस लेवल के होते हैं। तो आपको पार्ट B और पार्ट C में ये डिफरेंस पता चल जाएगा। मार्किंग इसकी मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं कि मेरी बुक लिस्ट क्या थी। पार्ट B में एक तो मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स आएगा, क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्वांटम मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैथमेटिकल मेथड के लिए आप SC देख सकते हो। क्लासिकल मैकेनिक्स के मैंने अपने MSc के नोट्स ही प्रीफर किए थे। ED के लिए आप ग्रिफिथ देख सकते हो, क्वांटम के लिए आप ग्रिफिथ देख सकते हो, थर्मोडायनेमिक्स के लिए पाथरिया देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मैंने MSc के नोट्स ही देखे थे। पार्ट C जो है वो हमारे एडवांस लेवल का है। इसमें ये 3 टॉपिक जो हैं वो इंक्लूड हुए हैं जो पार्ट C में नहीं थे, जैसे कि न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, उसके लिए आप मार्टिन बुक को रेफर कर सकते हो। कंडेंस मैटर के लिए आप एशक्रॉफ्ट को देख सकते हो, और टॉमिक एंड मॉलिक्यूलर के लिए मैंने अपने MSc के नोट्स देखे थे। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्वांटम, ED, क्लासिकल, मैथमेटिकल मेथड, थर्मोडायनेमिक्स और मैथमेटिकल फिजिक्स, इसके लिए मैंने यही बुक देखी थी, लेकिन इसके सब टॉपिक्स पार्ट C के लिए अलग हैं, तो आप सब टॉपिक्स के लिए PDF देख सकते हो। सिलेबस को देखने के बाद और इम्पॉर्टेंट बुक्स को शॉर्टलिस्ट करने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम सेकंड नंबर पे हमें करना चाहिए वो है एग्ज़ाम पैटर्न क्या है किसी भी एग्ज़ाम्स का। एग्ज़ाम पैटर्न देखने से ये होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि हमारा कौन सा पार्ट स्कोरिंग है, कौन सा हमारा पार्ट स्ट्रॉन्ग है, जिसे हम हमारे लिए टाइम टेबल अच्छे से बना सकते हैं। तो यहाँ CSR नेट के लिए क्या है, पार्ट A में रीजनिंग और एप्टीट्यूड आएगा जो मैं बता चुकी हूँ। 20 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, 2 मार्क्स के आएंगे और 0.5 इसकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ओके, पार्ट B कोर टॉपिक्स होंगे,
25 क्वेश्चन आएंगे, 20 अटैम्प्ट करने हैं, 3.5 मार्क्स के आएंगे। ये पार्ट ए से ज़्यादा क्वेश्चन नंबर के हैं, ठीक है, 3.5 के आएंगे और इसकी नेगेटिव मार्किंग भी ज़्यादा है, कितनी है 0.875। पार्ट सी में एडवांस टॉपिक्स आएंगे, 30 क्वेश्चन होंगे, 20 अटैम्प्ट करने हैं, 5 मार्क्स के हैं। ओके, ये सबसे ज़्यादा मार्क्स के हैं, 5 मार्क्स के हैं, 5 मार्क्स के हैं और नेगेटिव मार्किंग भी इसकी ज़्यादा है 1.25। नहीं, सो यहाँ पर 200 मार्क्स के होंगे क्वेश्चंस। टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे 75, लेकिन आपको अटैम्प्ट 55 ही करने हैं, ये याद रखना है। 55 इससे ज़्यादा करोगे तो आपको काउंट ही नहीं होंगे। आपको कट ऑफ देखनी है कि आपके लिए कट ऑफ क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हो। नेट और जेआरएफ के लिए 100+ अराउंड कट ऑफ जाती है, जिस फॉर जनरल के लिए। ओबीसी के लिए यदि देखते हैं नेट जेआरएफ के लिए तो -5 और -10 नंबर कम कर लो, इसके अराउंड ओबीसी की कट ऑफ जाती है। नेट के लिए नेट की कट ऑफ कम जाती है, 10 नंबर कम कर लो। जनरल के लिए 90 to 100 के अराउंड इसकी कट ऑफ हमेशा जाती है। पेपर सिंपल आ जाए तो ज़्यादा भी चली जाती है, लेकिन अराउंड 90 to 100 इसकी कट ऑफ रहती है। सो आपको यदि 90 के अराउंड अपने पेपर लेकर आने हैं तो आपको अटैम्प्ट देखने होंगे कि कौन सी सेक्शन आपका इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अटैम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस। या आपको 100 लेकर आने हैं या 90 to 100 लेकर आने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सेक्शन वाइज अटैम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस वाइजली। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या स्टडी करनी है, कैसे स्टडी करनी है, ठीक है। सो हमें पता है कि कोर और एडवांस को मिलाकर हमारे कितने टॉपिक है, 9 टॉपिक है। सब टॉपिक आप PDF देखकर देख लोगे। स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है, उसके लिए आपको करना क्या है, जो टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक है, हमें ये देखना है कि एग्ज़ाम में सब टॉपिक्स कौन कौन से आ रहे हैं और कौन कौन से सब टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके लिए क्या करना है, आपको प्रीवियस पेपर का एनालिसिस करना है। 5 to 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसको एनालिसिस करना है। देखना है कि एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से या सब टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको लिख लेना है कि कौन इस वाले टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि न्यूक्लियर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, या क्लासिकल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, या एटॉमिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके भी सब टॉपिक्स में से कौन से सब टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको नोट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि हमारे पास 6 मंथ्स है, इस 6 मंथ्स में आपको करना क्या है, एक टॉपिक को 15 डेज देने हैं। तो आपके 9 to 10 टॉपिक्स हो जाएंगे 5 मंथ में। ओके, इस 15 डेज में आपको एक टॉपिक के साथ साथ उस टॉपिक वाइज हमको प्रीवियस पेपर को सॉल्व भी करते रहना है। एक क्वेश्चन सॉल्व किया, उससे रिलेटेड टॉपिक को पढ़ा, या फिर आपने टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, तो आपको क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर का भी एनालिसिस हो जाएगा, अंदाजा हो जाएगा क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपका रिवीजन भी होता रहेगा, टॉपिक आप पढ़ते भी रहोगे। 15 डेज में आपको एक टॉपिक क्लियर करना है। 9 to 10 टॉपिक आपके 5 मंथ में क्लियर हो जाएंगे। आपके जो लास्ट मंथ बचेंगे उसमें आपको क्या करना है, आपको रिविज़न के लिए नोट्स बनाने हैं। इससे क्या होगा कि आपको वापस से बुक उठानी नहीं पड़ेगी। आपने जो नोट्स बनाए हैं लास्ट टाइम में आप उसको देखकर चले जाओ, नोट्स हैं उनके फॉर्मूलेज आपको देख के चले जाओ, आपका काम हो जाएगा। आपको वापस से रिकॉल हो जाएगा, आपने जो भी लास्ट के 4 to 5 मंथ आपने जो भी पढ़ा है वो आपको याद हो जाएंगे। और लास्ट के 1 मंथ में आपको फुल लेंथ पेपर देना है, या तो आप प्रीवियस ईयर की फुल लेंथ दे दो, या कोई आप मॉक टेस्ट दे दो, क्योंकि ये ऑनलाइन बेस्ड है। तो आप मॉक टेस्ट दे दोगे तो आपको एक बार ऑनलाइन कैसे पेपर देना है वो आपको अंदाजा हो जाएगा। तो आप प्रीवियस ईयर भी दे सकते हो, उसका फुल लेंथ दे सकते हो, या मॉक भी दे सकते हो। अब हमने ये तो देख लिया कि कैसे प्रिपेयर करना है, बट ये नोट्स कैसे बनाना है। नोट्स बनाने के लिए हमें क्या करना है, A4 शीट लेनी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक और फॉर्मूला ही उन A4 शीट में लिखना है। और A4 शीट एक बुक टाइप, एक या बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए। आपको एक टॉपिक के लिए सिर्फ A4 शीट एक ही लेनी है, उसमें ही आपको सारे कवर करने हैं। या मैथमेटिकल के लिए एक A4 शीट हो गई, ठीक है, या न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए एक हो गई, क्लासिकल के लिए एक A4 शीट हो गई। इस तरह से आपके पास सिर्फ 9 A4 शीट होगी। ओके, ये नोट्स आपको बनाने कब है, जब भी आप एक टॉपिक क्लियर कर लो। आपको नोट्स एक तो तब बनाने हैं, या आपने सारे टॉपिक्स 9 के 9 टॉपिक क्लियर कर लिए, एक बार अपने नोट्स को वापस से उसको ठीक करना है। ठीक है, एक टॉपिक क्लियर करने के बाद आप नोट्स तब बनाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 9 टॉपिक क्लियर करने के बाद आप नोट्स बनाओगे तो आपको याद नहीं रहेंगे। तो आप एक टॉपिक करने के बाद नोट्स को बना लो, एक A4 शीट में उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलेज आए आप नोट्स में लिख लो। एक टॉपिक के लिए एक A4 शीट, ठीक है। अब नोट्स कैसे बनाने हैं, आप इसके लिए मेरे डेमो नोट्स देख सकते हैं। जैसे मैंने मैथमेटिकल के लिए एक A4 शीट बनाई थी। ऐसे कुछ फॉर्मूले जो मुझे याद नहीं रहते थे, ग्रेडियंट हो गया, डाइवर्जेंस हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो याद नहीं रहते थे, हर्माइट, लेजेंड्री, कुछ इंटीग्रेशंस जो भूल जाते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये इस तरह से आप अपने लिए जो आपको याद नहीं रहते हैं, इस तरह से आप फॉर्मूलेज बना सकते हो।
आप ईडी से रिलेटेड देख सकते हो, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लिखा है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही लिखी हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें, कौन फॉर्मूलेज जो मुझे याद नहीं रहते थे, मैंने सिर्फ वही लिखे हैं, उससे ज़्यादा मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, जो मुझे याद नहीं रहते थे। यहाँ देख सकते हो आप, हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड मैंने कुछ फॉर्मूलेज लिखे हैं, ठीक है, ये मेरे लिए हैं। और फॉर्मूलेज, A4 शीट, नोट्स, ये सब हमारे लिए होते हैं। तो आपको जो फॉर्मूलेज याद नहीं रहते हैं, आप सिर्फ वही लिखें। एंड में जब एग्जाम के टाइम आपको रिवाइज करना पड़े तो आप वो देख सकते हो। ये मैंने स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेज लिखे थे, तो आप वो देख सकते हो, ठीक है। ये ईडी का कुछ फॉर्मूलेज हो गए। पोटेंशियल रिंग में जो याद नहीं रहते हैं या याद रहते हैं लेकिन भूल जाते हैं, वो आप नोट्स में लिख सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको CIR नेट के लिए याद रखना है वो ये कि एग्ज़ाम ऑनलाइन है, कंप्यूटर बेस्ड है। तो आपको मॉक की तैयारी करनी है, आपको ऑनलाइन एग्जाम देना नहीं आता है, तो आप ऑनलाइन बेस्ड जो कुछ साइट्स हैं जो मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज करती हैं, तो आप वो देख सकते हो। ऑनलाइन तैयारी करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। एग्जाम फ्रिक्वेंसी एक साल में ये 2 बार होते हैं। नेशनल लेवल का एग्जाम है, इनकी एज लिमिट है, यदि JRF के लिए आप अप्लाई करते हो तो 28 ईयर्स है, और लेक्चरशिप के लिए इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। इस पेपर का जो लैंग्वेज है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम है। हाँ, जो पार्ट A कॉमन है सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट के लिए, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि 15 क्वेश्चन ही करने हैं। पार्ट B और पार्ट C में आपको 20 क्वेश्चन करने हैं, इससे ज़्यादा आपको अटैम्प्ट नहीं करना है। लेकिन मान लो किसी ने ज़्यादा क्वेश्चंस कर लिए हैं अटैम्प्ट, तो जो फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं वो ही स्कोरिंग के लिए कंसीडर किए जाएंगे, चाहे आपने बाद में कितने भी सही किए हों, वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे। इसलिए याद रखना, A में 15, B और C में 20 ही क्वेश्चंस करने हैं, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करने हैं, ओके। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।